हाँ, आज आपका हिस्ट्री का बहुत ही शानदार चैप्टर और बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर जो हर किसी को, चाहे हिस्ट्री हो भी नहीं तो भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो चैप्टर अपना नंबर 3 है, बंधुता, जाति और वर्ग, यानी कि अपने कह सकते हैं कि किनशिप, कास्ट एंड क्लास। बहुत ही शानदार चैप्टर है। और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इसमें जो फर्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है महाभारत। ठीक है, हालांकि महाभारत के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा, यानी कहते हैं ना संक्षेप में बताऊंगा, वरना तो क्या हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी। ठीक है, तो महाभारत बिल्कुल शॉर्ट में जितना हमें चाहिए वो सारी खास बातें बहुत ईजिली आपको उतारनी है, फिर शानदार तरीके से पढ़ेंगे। महाभारत की बात की जाए तो देखो, महाभारत की पहले मैं बात करूँ रचनाकार की, मतलब जो इनके क्रिएटर थे, मेकर थे, किसने किया, वो है रचनाकार थे वेद व्यास। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल नॉलेज। ठीक है, दूसरी बात अगर इसकी इनकी खास है महाभारत की, तो वो हो जाएगी कि इसमें 18 भाग बोल दो चाहे पर्व बोल दो, 18 भाग है इसके अंदर, या पर्व बोल दो। ठीक है, ये 2 फैक्ट है मेन तो। और तीसरा जो फैक्ट है, लगभग 1 लाख के करीब इसमें श्लोक हैं। जैसे संस्कृत में श्लोक होते हैं ना, वैसे लगभग 1 लाख के करीब। वाले कहते हैं कि पहले तो कम श्लोक थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए ये 1 लाख के करीब हो गए। ये मेन चीज़ ये हो गई। ठीक है, 18 पर्व है, रचनाकार वेद व्यास है, और 1 लाख श्लोक इसके अंदर लगभग हैं। फिर मैं और भी इसकी खास बातें इनकी मैं बताऊँ आपको, तो वह रह जाएगी, इसको कभी कभी 5वां वेद भी बोल देते हैं। ठीक है, हालांकि इस पर थोड़ा कभी कभी कहते हैं विवाद हो जाए, लेकिन 5वां वेद इसको बोलते हैं। 4 वेद तो आप जानते ही हो, सबसे पहले अपना ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, और इसको 5वां वेद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी है, ये बातें मेन थी। अब चलते हैं हम थोड़े से इसके इतिहास पे। ठीक है, इतिहास का मतलब हिस्ट्री पे चलते हैं कि ये महाभारत क्या है। मतलब एक्चुअली ये क्या है कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध जो हुआ था, कुरुक्षेत्र का मतलब है, अगर मैं पहले की बात करूँ तो ये हरियाणा, यूपी, ये वाला इलाका, दिल्ली के पास में क्षेत्र जो है, ठीक है, वहाँ के एक युद्ध हुआ था। उस घटना को, इंसिडेंट को अपन कह सकते हैं कि वो है। मोटा मोटी आपको ये समझना एक्चुअली क्या स्टोरी थी। स्टोरी ये थी कि एक्चुअल में 2 भाई थे, और ये जो 2 भाई की मैं बात बता रहा हूँ, ये जगह की मैं बात लिखूँ तो जगह है हस्तिनापुर। ठीक है, ये हस्तिनापुर अभी एट प्रेजेंट मेरठ यूपी के अंदर जगह पड़ती है हस्तिनापुर। ठीक है, और यहाँ पर 2 भाई थे। ठीक है, एक तो धृतराष्ट्र, ठीक है, धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे, ब्लाइंड। ठीक है, ये अंधे थे, और जो दूसरे भाई थे वो थे पांडु। पूरी बात को समझना, दूसरे भाई का क्या नाम था, पांडु। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु थे दूसरे भाई। ये अंधे होने की वजह से पांडु को हस्तिनापुर का जो है वो राजा बनाया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये बन गए राजा, लेकिन जिन पांडु वही है जिन्होंने कुंती से विवाह किया था, कुंती से शादी की थी। लेकिन कुछ दिन बाद में क्या होता है कि पांडु की जो है हो जाती है डेथ। पांडु की डेथ हो जाती है, डेथ लिख देता हूँ, पांडु की डेथ हो जाती है, ऐसा में मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में क्या होता है कि जो इनके जो पुत्र होते हैं भाई, इन जो पांडु के पुत्र होंगे और धृतराष्ट्र के भी पुत्र होंगे। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, धृतराष्ट्र के पुत्र कहलाएंगे कौरव। धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाएंगे, कौरव। अब सुनो, हाँ, तो पांडु की डेथ हो जाती है। तो पांडु की डेथ होते ही फिर धृतराष्ट्र को राजा बनाना पड़ता है। भले ही ये अंधे थे, लेकिन फिर भी इनको राजा बनाना पड़ता है, क्योंकि अब इनकी डेथ हो गई, और जो इनके दोनों के पुत्र हैं वो है अभी कहते हैं अल्पायु है, छोटे हैं, अभी एज नहीं हुई इनकी, इसलिए फिर इनको राजा बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर इनके जो पुत्र होते हैं वो कहलाते हैं कौरव, और इनके जो पुत्र होते हैं वो कहलाते हैं पांडु से कहलाते हैं पांडव। ठीक है, ये लो, अब स्टोरी आपको समझ में आएगी। पांडु पहले राजा बने थे क्योंकि अंधे थे, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु हो गई तो बीच में ही, तो फिर इनको धृतराष्ट्र जो थे अंधे थे, फिर उनको राजा बनाना पड़ा, क्योंकि दोनों के जो पुत्र थे बेटे वो अल्पायु थे। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे इनके जो पुत्र हुए वो कहलाए कौरव, और कौरव और थे 100 लोग। कितने लोग थे ये, 100 लोग थे, 100 लोग थे। और पांडव और थे 5 पांडव थे। पूरी बात को समझना। और जो 100 लोग हैं उनमें भी जो मेन थे वो थे दुर्योधन। ठीक है, 100 में मेन कौन था, दुर्योधन। और पांडव में तो 5 पांडव लिखा देता हूँ मैं आपको, 5 पांडव ये लिख देता हूँ। वैसे जो युधिष्ठिर है ना, वो मेन एक तरीके से अपन कह सकते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, और 5 पांडवों के नाम लिखना चाहते लिख दो। युधिष्ठिर, एक तो थे युधिष्ठिर, दूसरे भीम, ठीक है, अर्जुन, फिर मैं बात करूँ तो
चौथे थे सहदेव, वो क्या नाम, नकुल, हाँ नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे। ठीक है, तो मेन अपन मान सकते हैं युधिष्ठिर। इधर 100 लोगों में मेन मान सकते हैं, कौरवों में 100 मान सकते हैं, 100 में मैंने दुर्योधन। ठीक, अब हुआ क्या कि जैसे जैसे ये जो हैं, अब युधिष्ठिर राजा बने हुए हैं अभी। ठीक है, युधिष्ठिर, सॉरी ये धृतराष्ट्र अभी राजा बने हुए हैं। तो धृतराष्ट्र राजा बने हुए हैं, फिर क्या होता है कि जो हस्तिनापुर की जनता है वो ये देख रही है कि यार एक्चुअल में राजा पांडु थे, वो अल्पायु में, सॉरी मतलब ऐसा में कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके जो 5 पांडव जो हैं, ये पांचों ही पांडव टैलेंटेड थे, दिमागी थे इन 100 लोगों की बजाय। तो जनता वो देखती थी कि यार ये पहले राजा थे, इनके बेटे वापस राजा बनने चाहिए, क्योंकि अब तो ये राजकुमार है जो बड़े होते जा रहे हैं, अब तो राजा बनना ही चाहिए। तो फिर वो हस्तिनापुर की जनता ये बातें करती थी कि नहीं अब तो है ना, पांडवों में से किसी को राजा बनाया जाना चाहिए, अब तो ये बड़े हो गए, वो तो छोटे थे तब आपको बना दिया गया, ये बातें शुरू हुई। तो इस बात से जो युधिष्ठिर जो है ना वो जलता था। ठीक है, ये युधिष्ठिर जो है ना, सॉरी वो दुर्योधन जो है इसको इस चीज़ से जलता था। उसको ये सहन नहीं हुआ कि नहीं भाई ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पापा राजा थे तो अब तो हमारा ही नंबर है। लेकिन जबकि एक्चुअल में ये बात अब वापस इनकी जगह ही ली थी, तो युधिष्ठिर या फिर 5 पांडवों में से किसी एक को राजा बनाया जाना चाहिए था। तो ये बात इसको ये जलता था इस बात से। तो फिर फाइनली क्या होता है कि जो है युद्ध होता है इनके बीच में। ठीक है, और जो कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध माना जाता है, आपको पता ही है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और फाइनली मैं ये भी बता दूं आपको, जो दुर्योधन है, जो कौरव है, ये लोग 100 थे, और पांडव जो हैं, पांडव मतलब जो जिनको अपन कह सकते हैं कि युधिष्ठिर की जो सेना है, युधिष्ठिर और 5 ही लोग थे, फिर भी लड़ाई होती है। ये दिमागी थे, माइंडेड खोपड़ी थी, और दुर्योधन की हार हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि कौरवों की हार हो जाती है। सिंहासन की लड़ाई थी कि राजगद्दी पे कौन बैठेगा, वो लड़ाई थी इनके बीच में। और ये फाइनली हालांकि इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जो माँ होती है ना, माँ की एडवाइस हमें हमेशा माननी चाहिए। और ये क्वेश्चन भी है आपके, जो दुर्योधन की माँ होती है वो दुर्योधन से एक दिन बात करती है, उनको ये पता चलता है कि लड़ाई होगी या युद्ध होगा, तो दुर्योधन की माँ कहती है कि नहीं, आपको लड़ाई युद्ध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो वीर होते हैं वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखते हैं। इंद्रियों पे कंट्रोल का मतलब है कि आपको गुस्सा वगैरह ऐसे उठपटांग काम नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा हुआ, आराम से काम जो होता है प्यार प्रेम से काम करना चाहिए। और एक्चुअल में ये राजा थे तो इन्हीं में से बन भी सकता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, या फिर आप अपने हिसाब से डिवाइडेशन कर लो तो हो सकता है, आराम से बैठ के काम करो। दुर्योधन को ये भी कहती है माँ कि कोई गारंटी नहीं है कि तुम 100 लोग हो और फिर भी जब आगे लड़ाई या युद्ध होगा तो तुम जीत जाओ, ये भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हार हो जाए, हो सकता है बिल्कुल ही यहाँ से राज सिंहासन से आपको निकाल दिया जाए, इसलिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए। सोच समझ के काम करते हैं, जो वीर होते हैं वो हमेशा सोच समझ के काम करते हैं। ऐसा काफ़ी समझाती है लेकिन नहीं मानता है, और फाइनली खुद दुर्योधन की हो जाती है, मतलब कौरवों की हो जाती है हार। इसलिए इस चैप्टर में यह भी है कि हमें पेरेंट्स की, अपने माँ की एडवाइस भी, माँ की खासतौर से एडवाइस माननी चाहिए थी। अगर मानता तो दुर्योधन की ये हालत नहीं होती। तो ये कुछ छोटी सी संक्षेप में कहते हैं स्टोरी आपको महाभारत के दिमाग में रखनी, बस, बाकी नहीं। बाकी महाभारत आप आगे पढ़ लेना, वो बड़ी चीज़ है, वरना महाभारत हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि इतनी सारी याद नहीं रह पाता है। ठीक है, अब अपन अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे। जो अपना चैप्टर क्या है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही शानदार नोट्स है, इनको ढंग से पढ़ना मज़ा आ जाएगा, एक सिंगल डाउट नहीं रहेगा, और एग्जाम इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये भी गारंटी है। अब मेरी बात सुनो, अपने दोनों चैप्टर से पीछे वाला सेकंड चैप्टर भी और ये भी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का अपन टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हुए परिवर्तनों के समकालीन समाज पर क्या प्रभाव हुए, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, व्हाट वर द इफेक्ट of the changes in economic and political life of the societies during the period between 600 BC and 600 C between। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान तो मेनली 3 हमें इसमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। नंबर 1, वन क्षेत्रों में, जो वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया बोल सकते हैं अपन, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार, एग्रीकल्चर बढ़ा, क्योंकि पूरा जंगल था तो वहाँ पर खेती बाड़ी होने लगी, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस आए। बिल्कुल, the extension of agriculture into forested areas transformed the lives of forest dwellers। सेकंड, जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट है, यानी कि जिसको अपन शिल्प विशेषज्ञ कहते हैं, उनकी एक विशिष्ट सामाजिक समूह का, मतलब उनकी संख्या भी बढ़ी। जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट है, जो शिल्प विशेषज्ञ हैं,
है ना, तभी तो मैंने ये जितनी भी बातें लिखी हुई है पहले की, इनको ये पढ़ पाएंगे या फिर इनके आकार दे पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो ऑफ्टन एमर्ज एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स। फिर संपत्ति, थोड़ी सी ये थोड़ा माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं कि संपत्ति के असंगत वितरण से सामाजिक विषमताओं में थोड़ी सी जो है वृद्धि हुई। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्प सोशल डिफरेंसेस, इससे थोड़ा सामाजिक, कहते हैं ना कि जो ये विवाद जो हुए प्रॉपर्टी को लेके, ये थोड़ा सा मामला जरूर हुआ। तो ये कुछ 2-3 बातें ऐसी है जो मैन अपन चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत ईजी था। फिर दूसरा क्वेश्चन है महाभारत का सबसे टॉप क्वेश्चन, बस इसको बड़े ढंग से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और मैंने शानदार 8-9 टॉप पॉइंट बनाए इसके, बहुत ही लाइनें खोद के, बस इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो भी यही आंसर आपको लिखना है, दोनों मीडियम में समझते हुए। जैसे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, यानी द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, ये लिखा नहीं है रिपीट होके भी, हाँ तो आप यहाँ लिख देना महाभारत, यही चीज़ है, ठीक है, महाभारत, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी। महाभारत की अपन बात करें तो पहली बात तो ये पॉइंटों पे ध्यान देना है। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट करना, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आता है तो लाइन वाइज सारे स्टार्ट करना। कि उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत, जो अपने वर्तमान रूप में एट प्रेजेंट अभी जो है 1 लाख श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का इसके अंदर लेखा जोखा है। महाभारत वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ए कोलोसल एपिक रनिंग इन इट्स प्रेजेंट फ्रॉम इनटू ओवर 1 लाख वर्सेस, यानी श्लोक मतलब वर्सेस बोल देंगे अपन, विथ डिपिक्शंस ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस। एक बड़ी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। मतलब अभी जो वर्तमान में जो महाभारत है लगभग 1 लाख श्लोकों के साथ में, और हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट का, उपमहाद्वीप का सबसे प्रमुख या सबसे समृद्ध रिचेस्ट एपिक या रिचेस्ट ग्रंथों में ही माना जाता है। शानदार बात। और सामाजिक यानी सोशल ग्रुप्स और उसकी क्या क्या कंडीशंस थी, कैसे कैसे लोग रहते थे, उनके बारे में कंप्लीट इसमें लेखा जोखा विवरण डिस्क्रिप्शन है। एक बात। दूसरी बात, इस ग्रंथ की रचना जो है वो लगभग 1000 वर्ष तक होती रही, यानी कि 500 ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, लगभग 1000 वर्ष मान सकते हैं, 1100 प्लस मान सकते हो, 1000 वर्षों तक इसकी रचना, मतलब इसके बारे में लिखना या फिर इसके बारे में नॉलेज, इसके बारे में जो जो जानकारी मिली है वो लगभग 1000 वर्षों तक। इट वॉज कंपोज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स, यानी कि 500 BC ऑनवर्ड्स। फिर महाभारत की जो मुख्य कथा है, ये पूरी जो कहानी है, कथा है, ये जो पूरी स्टोरी जो है, ये 2 परिवारों यानी कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि पूरी महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका कंप्लीटली चित्रण है। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ इज अबाउट 2 सेट्स, यानी कौरव और पांडव और वारी कजिन्स। फिर चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे V.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। मतलब परियोजना का मतलब ये प्रोजेक्ट जो है जिनके बारे में इसको रचना करना शुरू हुई, वो हुई विद्वान V.S. सुक्थांकर के लीडरशिप में। तो यहाँ लिखेंगे महाभारत बिगन इन 1990 अंडर द लीडरशिप ऑफ नोटेड इंडियन संस्कृत V.S. सुक्थांकर। यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ध्यान जरूर रखना कि जो संस्कृत विद्वान, उनका क्या नाम था, सुक्थांकर। 1919 के अंदर इस परियोजना की शुरुआत होती है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। 5वां, आरंभ में मतलब शुरुआत में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत जो पांडुलिपियाँ थी, जो भी अलग अलग लैंग्वेज में पूरे भारत में लिखी हुई थी, उन सबको कलेक्शन किया, इकट्ठा किया। इनिशियली इन मेन कलेक्टिंग संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ टेक्स्ट रिटन इन द वेराइटीज ऑफ स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उन सबको इकट्ठा किया गया, उनको पढ़ा गया, तो उनमें पाया कि एक परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने पांडुलिपियों में ये पाए जाने वाले श्लोक जितने भी थे, उन सब में देखा, कंपैरिजन किया, तो पता चला कि सबका एक ही तरीका है, एक ही पैटर्न है, सबका एक ही तरीका ढूंढा और उनका प्रकाशन लगभग 13,000 पृष्ठों में, मतलब ऐसा मान लीजिए इसको पूरा का पूरा पब्लिश कर दिया, लिख दिया 13,000 पृष्ठों में। तो समझ गए आप, इतना बड़ा महाभारत समझाना मुश्किल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको तो सिर्फ संक्षेप में समझना है, वरना 13,000 पृष्ठ, समझ गए, बहुत है, नाम लिया है उतना ही बहुत है। तो द टीम वर्कड आउट ए मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट एंड पब्लिश्ड दीज सेवरल वॉल्यूम्स रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि पहले ये इन्होंने शुरुआत की,
फिर अलग अलग पांडुलिपियों को मैनुस्क्रिप्ट इकट्ठा किया, फिर उनको जब पब्लिश किया, मतलब जब उनको पढ़ लिया कि पता चला कि सारे श्लोक को, अपने वर्सेस को पढ़ लिया है, तो 13,000 पृष्ठों के अंदर उसको प्रिंट कर दिया, ये मान लीजिए अब, ठीक है। फिर बात आई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ इसको अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अलग से साइड में कहीं क्यों लिख लेना, ये अलग से भी पूछा गया है 2 मार्क्स में। हालांकि अपना तो पॉइंट कंटिन्यू सातवां ही है, क्या कि इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे, एक बात तो ये। और जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। ध्यान रखना ऐसा आएगा कि जो महाभारत की जो ये पूरी परियोजना है, पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें कौन सी 2 बातें सामने निकल के आई। अलग से क्वेश्चन है, बार बार जोर दे के कह रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट, वो तो ठीक है। 2 थिंग्स बिकम एपरेंट। पहला कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। जब उनको पांडुलिपियों को पढ़ा गया, मैनुस्क्रिप्ट को पढ़ा गया, तो पता चला कि मोस्टली जो जितनी बातें लिखी हुई वो सिमिलर है। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन्स ऑफ द स्टोरी। फिर ये इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में ये समानता देखने को आई। समानता देखने में, मतलब पता चला, देखने में आई। यानी कि अपन बात करें इसकी, तो देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स संस्कृत वर्जन ऑफ स्टोरी। हाँ, एविडेंस ऑफ मैनुस्क्रिप्ट्स फाउंड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ और केरला एंड तमिलनाडु साउथ। इन जितने भी यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरा ये लंबा उत्तर से लेकर दक्षिण तक कंप्लीट जितने भी पांडुलिपियाँ मिली है, मैनुस्क्रिप्ट मिली है, उन सब में सिमिलर लैंग्वेज थी, ऐसा मान लीजिए, एक ही तरह से लिखा हुआ मामला था। दूसरा, कुछ जो सेकंड बात निकल के वही आई कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक कुछ प्रभेद, क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। रीजनल वेरिएशंस इन द वेज इन विच द टेक्स्ट हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरीज। कुछ शताब्दी का मतलब है कुछ सालों बाद में, जो शताब्दी 100 वर्ष की होती है, तो कुछ शताब्दियों बाद में ये भी पता चला कि जो अनेक जो क्षेत्रीय प्रभेद हैं, मतलब रीजनल कुछ वेरिएशन होता है ना, जैसे हर जगह अपने भी तो भेद होते हैं, अलग अलग जाति धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग उनकी बनावट होती है, अलग अलग उनका तरीका होता है, वो कुछ सामने भी निकल के आया। तो दोनों बातें समझ में आ गई। ये बातें अलग से क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्रीय प्रभेद थे, अरे कौन कौन से जो रीजनल वेरिएशंस थे। कंटिन्यू 8वां नंबर पॉइंट है वो अपना, वो ये है कि ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं, मतलब वो उन मेन प्रक्रियाओं के द्योतक है, उनकी पहचान है, जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया है। मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने प्रभावशाली, जो भी वहाँ पर ट्रेडिशनल परंपराएं चलती थी, या फिर थोड़ा जो लचीला था स्थानीय विचार, लचीला का मतलब थोड़ा सॉफ्ट, और उनके आचरण के बीच में जो संवाद वगैरह होते थे, इन सब को दिखाया गया। तो समझ में आ गई। मेरा कहने का मतलब ये है, आप इसको अपने ओन वर्ड में लिख देना कि जो ये वेरिएशंस मिले हैं, ये जो रीजनल वेरिएशन मिले हैं, ये जो क्षेत्रीय प्रभेद मिले हैं, ये वही है कि अपनी कौन कौन सी और परंपरा थी, कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसा उनका आचरण व्यवहार बिहेवियर था, उनके बीच में जो संवाद होता था, ठीक है, वाद विवाद संवाद, बस उनके बारे में बात कर रही है, ठीक है। ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, वरना 7 पॉइंट पूरे करने हैं, 9वां लास्ट मोर कर लेना, 8 पॉइंट बस याद कर लेना, ये ना भी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। These variations are reflective of the complex process that shaped early and at social stories through dialogues between dominant traditions and resulting local ideas and practices। मतलब अगर आपको 8वां पॉइंट ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9वां जरूर याद कर लेना वापस। कालांतर में आगे सब्सिक्वेंटली विद्वानों ने पाली, कालांतर का मतलब फ्यूचर होता है, कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल इन ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया है। Subsequently, scholars began studying other traditions from works in Pali, Prakrit and Tamil। इनमें भी इन्होंने स्टडी करी। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन, प्रॉपर 9 पॉइंट लिख दिए, अच्छे से 8 याद कर लेना, शानदार है। फिर बात करते हैं, इस चैप्टर में बहुत ही शानदार है, अपन परिवार के बारे में पढ़ेंगे। परिवार के बारे में अपन कुछ मतलब समाज कैसा था, पितरात्मक था या फिर मातृत्मक था, वो भी अपन पढ़ेंगे। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि फादर की ज़्यादा चलती थी, माता की ज़्यादा चलती थी, या फिर माँ का क्या रोल था, क्या माँ की, मदर की भी कुछ बातें मानी जाती थी। जैसे मैंने आपको भी दुर्योधन की बात बताई, दुर्योधन कैसे मतलब नहीं मानी थी तो क्या रिजल्ट निकला, वो चीज़ें पढ़ेंगे। फिर अपन विवाह के बारे में पढ़ेंगे, विवाह के क्या क्या नियम है, 8 से 7-8 प्रकार इसके अंदर बताए गए हैं, 8 प्रकार है, बहुत ही शानदार, वो भी बातें पढ़ेंगे। मतलब ये चैप्टर बड़ा शानदार, बहुत कुछ सिखाएगा बड़े ध्यान से, और सिविल सर्विसेज का सबसे चहेता चैप्टर है, समझ में आ गई, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। बात आती है परिवार में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि परिवार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
ए शॉर्ट नोट ऑन फैमिली। तो एग्जाम आंसर ये आएगा कि परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम समधि कहते हैं ना, समधि जी हमारे, ठीक है। तो परिवार बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम समधि कहते हैं, और तकनीकी भाषा में अगर इसको अपन कहना चाहें तो समधियों को जाति समूह कह देते हैं, ठीक है। एक जाति समूह है, ये पूरा एक जाति समूह है, ठीक है। यानी कि फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर ग्रुप्स ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स, जिसको हम कहते हैं ये हमारे समधि जी हैं, मतलब ये हमारे रिलेटिव्स हैं। और टू यूज ए मोर टेक्निकल टर्म्स अपन कह सकते हैं कि किनफॉक, यानी कि हमें कह सकते हैं कि पूरा जाति समूह, ठीक है, एक ही जाति के लोग, ये मान लीजिए वो एक परिवार, मतलब बेसिकली शब्द यूज होता है। सेकंड, पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब कहता है ना कि ये इससे तो हमारा ब्लड का रिश्ता है, जैसे भाई बहन, चाचा के लड़के, मामा के लड़के। लेकिन खूब जगह ध्यान रखना, कुछ समाजों में भाई बहन जो चचेरे मौसेरे जो भाई होते हैं ना, रियल सगे नहीं, चाचा की जो बहन है वो, या फिर मामा के जो भाई बहन है वो अपने भाई बहन ही होते हैं, जिसको अपन चाचा के लड़कों को अपन चचेरे कहते हैं, या फिर मौसी के जो होते हैं मौसेरे कहते हैं। इनको अपन क्या मानते हैं, रक्त का रिश्ता मानते हैं, खूब बेसिकली समझ रहे हो ना, अपन ब्लड रिलेशन मानते हैं। लेकिन अन्य समाज, खूब सारे ऐसे समाज हैं जो इनसे शादियां भी कर लेते हैं, इनको रक्त संबंध नहीं मानते, ठीक है, ये चीज़। परंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते, ये बात हो गई। तो ये अपन देख लेंगे कि वाइल फैमिली टाइज आर ऑफ्टन रिगार्डेड ए नेचुरल या फिर बेस्ड ऑन ब्लड, तो सम सोसाइटीज रिगार्ड कजिन्स एज बिगन ब्लड रिलेशंस वेयर एज अदर डू नॉट। खूब सारे ऐसे भी है जो इनको ऐसा नहीं मानते। तो ये परिवार के बारे में कुछ बात होगी, 2 मार्क्स में आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। फिर एक छोटी सी बात मैंने नोट लिखे हैं, इन नोट को भी ध्यान देना। पहला नोट तो ये है कि संस्कृत ग्रंथों में जो कुल है ना, कुल वर्ड, कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए हुआ है, समझ में आ गई। यानी कि संस्कृत टेक्स्ट यूज द कुल, जो वर्ड है कुल, वो फैमिली के लिए यूज हुआ है, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आ जाए 1 मार्क्स में कोई ऑब्जेक्टिव या फिर मैच द फॉलोइंग, तो कुल जो शब्द है वो परिवार के लिए, फैमिली के लिए हुआ है संस्कृत ग्रंथों में, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट में। और जो जाति है ना, जाति का बांधुओं के बड़े समूह, मतलब जाति के अपने जो रिलेटिव होते हैं, बांधव मतलब समधि या रिलेटिव, किनफॉक बोलते हैं उनको। तो जाति जो वर्ड है फॉर द लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफॉक, उनके लिए जो बड़े समूह, यानी कि जाति बंधुओं के बड़े समूह के लिए जाति वर्ड का यूज हुआ है, बड़ा, जिससे मैंने अभी पहले पढ़ा ना, पूरे एक ही जाति के लोग, उनके लिए। फिर दूसरा वंश की बात आती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज, किसी भी कुल का मतलब अपना जैसे कुल होता है, आपने सुना होगा, दादी दादाजी कहते हैं कि ये हमारा कुल है, हमारा मतलब शुरू चला आ रहा है कुल। तो कुल के पूर्वज अगर इकट्ठे रूप से कहते हैं कि ये हमारे भाई के, अब आपके दादाजी सुनना कि दादाजी ये कहेंगे कि हम 4 भाई थे, मेरे पिताजी और 5 भाई थे, वो ये थे, मतलब ये कुल बन गया। और एक कुल के जो पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं, फिर वो कहते हैं ना कि इसलिए हमारा ये वंश एक ही वंश है। इस तरीके से फलाना उस गांव में चले गए, कोई वहाँ शहर में चले गए, तो वो एक वंश बन गया। ये द टर्म्स वंश या फिर वंश इज यूज्ड इन लाइनेज, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। तो ये सिंपल टर्म है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कम ही चांस है, लेकिन यहाँ ये इतना से याद रखना कि परिवार, कुल, जो कुल शब्द है संस्कृत का, वो परिवार के लिए यूज हुआ है। और जो कुल है उनके जो पूर्वज अगर इकट्ठे रूप से कहते हैं तो उनको क्या कह देंगे, वंश कह देंगे। ये क्वेश्चन बन गया। एक नोट और है, हालांकि मैंने पितृवंशिकता का वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पर मैंने यूज किया मैट्रिलिनी, यानी मातृवंशिकता। पितृ वाला अपन आगे पढ़ लेंगे, पिताजी वाला तो। मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा में माँ से जुड़ी हुई हो। कहता ना माँ से पहचानो, हालांकि बेसिकली वंश की परंपरा पिता से जुड़ी होती है, लेकिन अगर माँ से हो, कहीं कहीं पर होती भी है, तो उसको अपन कह देंगे कि वो मातृवंशिकता है, 1 मार्क्स में। तो मैट्रिलिनी इन द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंड इन ट्रस्ट थ्रू द मदर, ठीक है। ये 1 मार्क्स से कहीं छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बाकी क्वेश्चन यहाँ से आएगा। पितृवंशिकता का आदर्श मतलब क्या है, आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी। अपने मैट्रिलिनी पढ़ लिया, मातृवंशिकता पढ़ लिया, पितृवंशिकता से क्वेश्चन आना है, क्योंकि पहले मोस्टली जो सोसाइटी वो पितृसत्तात्मक थी, हालांकि अभी भी अपन कह सकते हैं कि ज़्यादातर पितृसत्तात्मक ही हैं, हालांकि माताएं अब तो काफ़ी हैं वो, लेकिन फिर भी। तो पहली बात तो ये कि पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि से चली आ रही है। भाई पिता मतलब ऐसा मान लीजिए दादाजी या फिर परदादाजी, ठीक है, या फिर अपने दादाजी, दादाजी के अपने पिताजी और बेटे, उनके अपन बेटे, फिर आगे बेटे, तो मतलब समझ में आ गई, मतलब पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, ये आगे से आगे पीढ़ियाँ चलती रहती है। तो पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, आगे से आगे बेटा, पोता, परपोता, ये समझ में आ गया। फिर महाभारत में बांधवों के 2 दल, बांधव पढ़े ना अभी अपन, ये बांधव
देखो हाँ, ये जाति का बांधव मतलब एक ग्रुप, बड़ा जाति समूह। बांधवों के 2 दलों कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए युद्ध का वर्णन है, जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके बाद पितृवंशिक उत्तराधिकारी उद्घोषणा की गई। एक्चुअली स्टोरी में अगर अपन हिस्ट्री में जाएं तो ये हिस्ट्री है, समझ में आ गई जो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। यानी कि द महाभारत इज स्टोरी दैट डिस्क्राइब ए फ्यूड और लैंड एंड पावर बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ कजिन्स, द कौरव्स एंड द पांडव्स। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन ए बैटल इन विच द पांडव्स इमर्ज्ड विक्टोरियस। आफ्टर दैट पेट्रिनल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड। मतलब उसके बाद में पांडव जैसे ही जीते, उसके बाद में पितृवंशिक जो है वो आगे से आगे उत्तराधिकारी का मतलब होता है सक्सीसर, कि बाप से बेटा फिर बेटा फिर बेटा, ये जो सक्सीसर राजा बनते जा रहे हैं उनकी उद्घोषणा शुरू हो गई, तब से बने जा रहे हैं। फिर हालांकि इससे पहले भी थे, ऐसी बात नहीं, इससे पहले भी थे खूब जगह, लेकिन एक्चुअली बात अपनी ये है। फिर महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने पितृवंशिकता के आदर्श को और भी सुदृढ़ किया है और भी मजबूत किया है, क्योंकि इसके अंदर ये जो बात है ना कि जब से कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बाद में महाभारत की जो मुख्य कथा वस्तु है, जो मुख्य स्टोरी है, उसने और भी इस पितृवंशिकता जो है ना इसको और भी मजबूत सुदृढ़ किया है। वाइल Patlini had accepted prior to the composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that it was valuable। ठीक है, और भी ज़्यादा इसको वैल्यूएबल बना दिया है। तो ये था पितृवंशिकता, बहुत इजी। फिर बात करता हूँ मैं कि इसमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही पिता के ऊपर बेटा है, उसके बाद में बेटा, फिर उसके बाद बेटा, क्या पता किसी के बेटा ही नहीं हो। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस भी है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो इसी से जुड़ा हुआ है। पितृवंशिकता प्रणाली में पाई जाने वाली विभिन्नता, वेरिएशंस फाउंड इन पैटर्नी सिस्टम। क्या था कि कभी कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। अगर जैसे कि अपन देखा था स्टार्टिंग में इसकी महाभारत की भी स्टोरी पहले बताई थी मैंने भी आपको, कि जैसे पांडु था तो पांडु की डेथ हो गई, तो उसके बाद में धृतराष्ट्र को बनाया जाना पड़ा, वरना धृतराष्ट्र अंधे थे, तो एक वो कोई मजबूरियाँ होती है अलग अलग। वैसे अगर किसी के बेटा ना हो तो फिर उसका जो दूसरा भाई है वो भी उसका जो है उत्तराधिकारी हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। समटाइम देयर वर नो सन्स, इन सम सिचुएशन ब्रदर्स सक्सीड वन अनदर। दूसरा, कभी कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। जो भाई कजन्स होते हैं, वो फैमिली वाले, परिवार वाले, वंश वाले, वो भी दादागिरी करके कैसे मान सकते हैं आप। समटाइम्स अदर किंशन क्लेम्ड द थ्रोन, वो भी वहाँ पर सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और कुछ विशिष्ट स्थितियों में, बहुत रेयर है लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियाँ भी जो सिंहासन बैठ सकती, जैसा मैंने प्रभावती वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, जो प्रभावती गुप्त थी वो सिंहासन पर अधिकार कर लेती थी, किया था उसने। तो इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वुमेन सच एज प्रभावती गुप्त एक्सरसाइज्ड पावर, जो कि सिंहासन पर बैठी थी। तो ये हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पितृवंशिकता प्रणाली में जो डिफरेंसेस पाई जाते हैं, जो कुछ विभिन्नता पाई जाती है। बेहद आसान है लेकिन लिखने का तरीका आना चाहिए। 3 पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, और ये सुना भी होगा, पंडित जी मंत्र बोलते हैं, हालांकि समझ में कभी किसी को नहीं आता होगा, अपने भी देखे ही हैं, कभी पता नहीं क्या है ये। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, है ना। ये पंडित जी क्या कहते हैं, एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा सबसे पुराना वेद है, सबसे जो वो है ऋग्वेद, तो यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश दिया गया है। मतलब ये जो पूरी बात है ये पूरी ऋग्वेद में एक अंश कहीं लिखा हुआ है, यानी हियर इज एन एक्सेप्ट ऑफ द मंत्र फ्रॉम द ऋग्वेद। और क्या लिखा बड़े ध्यान से सुनना, जो इस ग्रंथ में संभवतः 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया है। इस ग्रंथ का मतलब महाभारत में इसको 1000 ईसा पूर्व जोड़ा गया था, यानी कि विच वॉज प्रोबेबली इंस्क्रिप्टेड इन द टेक्स्ट 1000 BC, 1000 BC लगभग जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि विवाह संस्कार होते हैं ना, जब शादी होती है तो कुछ संस्कार या कुछ पंडित जी कुछ कहते हैं, तो विवाह संस्कार के दौरान ये मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। पुरोहित जो होते थे ना, जो ऐसा मान लीजिए जो फेरे करवाते हैं वो विवाह संस्कार के दौरान ये मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था, जो आज भी हिंदू विवाह संस्कारों में इसका यूज या प्रयोग किया जाता है। और वो मंत्र क्या था, ध्यान से सुनना, है ना, कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ। यहाँ का मतलब है पिता, यहाँ का मतलब है जो बेटी के पिताजी है ना, ये जो यहाँ है, यहाँ का मतलब है पिता, मतलब उस बेटी के लिए कह रहे हैं, वो वर वधू से जैसे बोलते हैं ना, जब कहते हैं कि बेटी के लिए कह रहे हैं कि मैं, कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो पंडित जी, पुरोहित, वो कह रहे हैं कि मैं इसे यहाँ से विदा करता हूँ, मतलब यहाँ से इसको भेजता हूँ, मुक्त करता हूँ। किंतु वहाँ से नहीं मतलब हस्बैंड, पति, वहाँ से नहीं, वहाँ तो भेज ही रहे हैं ना, वहाँ थोड़ी मुक्त कर रहे हैं, वहाँ से नहीं। एक बात तो ये। दूसरा, मैंने इसे वहाँ का मतलब पति के घर पे, हस्बैंड घर पे,
इतना मजबूती से स्थापित कर दिया है ना, कि चुपचाप बात माने लेना वरना बस समझ जाना आप। इतना मजबूती से स्थापित किया है कि जिससे इंद्र भगवान जो आपको पता है ना, शौर्य युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता है, उनसे इन्होंने रेस्पेक्ट लगवा दी है, उनसे अनुग्रह करवा दिया है कि अब इनके क्या हो, इसके उत्तम पुत्र का जन्म हो और आपस में पति के बीच में प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। किससे? इस बेटी को। और किसका सौभाग्य हो? पति के प्रेम का। पत्नी का उसको हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कोई गारंटी है भी नहीं। गारंटी ये है कि इसे पति के प्रेम का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भी मेरे हिसाब से होना चाहिए था कि पत्नी के प्रेम का पति को भी सौभाग्य हो, लेकिन इस बात में कहीं पर लिखी हुई नहीं है। कोई बात नहीं, ये मंत्र था, समझ में आ गई। और इंद्र भगवान की अगर बात की तो इंद्र शौर्य युद्ध और वर्षा के प्रमुख देवता हैं। इंद्र भगवान अपने हिंदी में पढ़ा था, है ना, इंद्र भगवान, वो इंद्र सेना वाला चैप्टर पढ़ा था, शानदार चैप्टर था, ठीक है, जिसको मेंढक मंडली भी कहते हैं शायद, है ना, वो वाला। और ये मैंने बताई दिया, यहाँ और वहाँ से तात्पर्य, यहाँ का मतलब पिता है और वहाँ का मतलब पति के घर से है। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश में लिखी हुई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, ये भी कहीं लिख लेना, क्या पता कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। मैंने कहा था ना, इंटरेस्टिंग है। और अब अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे विवाह के प्रकार, शादियों के प्रकार होते हैं, बताओ, है ना। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत मतलब पहले आरंभिक समाज जो हमारा इनिशियल सोसाइटी थी, जो समाज था, वो कैसा था और कैसा नहीं था, आज भी है। ये चीज़ें आज के समाज में भी ऐसी बात नहीं है, सब जगह है ये संस्कार, ये बातें आज भी हैं। तो बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाना है, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से लिखो, जो भी बात समझ में नहीं आती हो, डाउट रह जाता हो, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।